हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर गुडविल का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था। हमने सीखा था कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल इलस्ट्रेशन था, इजीली सॉल्व हो गया होगा आपसे भी। आज हम थोड़ा सा उससे एडवांस इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। हम सीखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालते समय या सुपर प्रॉफिट निकालते समय कैसे बात की जाएगी। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है, यदि आप इसकी सबसे लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट एंड द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सीधी सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको सुपर प्रॉफिट के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं आज इस रजिस्ट्रेशन की। क्या लिखा हुआ है भाई इसके अंदर? इसमें लिखा हुआ है कि मनोज एंड कंपनी है, 31 मार्च की उसकी बैलेंस शीट है, फ्री और प्रीमिस है, आपके पास है फर्नीचर है, मोटर कार है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रस्ट बॉन्ड के हैं। ध्यान रखना, ट्रस्ट बॉन्ड के हैं। कंपनी का काम नहीं होता कि ट्रस्ट बॉन्ड, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनके बॉन्ड परचेज करे। कंपनी बिजनेस के लिए नहीं खोलती है। यदि वो परचेज करती है तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से परचेज कर रही है, वो बिजनेस का कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये एक तरह से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस वाले इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। कैश इन हैंड है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, लोन है आप पास में, इनकम टैक्स है और ट्रेड क्रेडिटर्स है। ठीक है भाई। नेट प्रॉफिट दिया हुआ आपको 5 ईयर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बिल्कुल कंटिन्यू 5 ईयर का दिया हुआ है आपको नेट प्रॉफिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। Manoj, the proprietor of the actually engaged the business, he did not draw any salary, he debtors due to the business is all except राजीव। एक राजीव नाम से भाई एक डेटर्स है जो कि क्या करता है, वो कहता है कि 60 पैसा, कितना पैसा भाई? 60 पैसा वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। वो कहता है मैं 60 पैसा ही दूंगा केवल, और बाकी पैसा मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई 12,500 का 60 पैसा ही देगा वो, यानी कि 12,500 मल्टीप्लाई 60%, तो 7,500 रुपीज देगा वो 7,500 रुपीज देगा। इसका मतलब वो कितना रुपए नहीं देगा? वो 5,000 रुपए नहीं देगा, वो आपके बेड डेप्स हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई। मोटर कार, फर्नीचर और फिगर प्रीमियर्स की वैल्यू चेंज होगी। ध्यान रखना, यदि इनकी वैल्यू चेंज होती है, असेट्स कोई भी फिक्स असेट्स से उसकी वैल्यू चेंज होती है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन सेविंग की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि वैल्यू चेंज होने के कारण यदि वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा और वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा। और ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको, लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है। जितने भी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ये सब मशीनरी है, मशीनरी पर लगता है 15%। भाई कितना लगता है मशीनरी पर? जितने भी प्लांट एंड मशीनरी पर लगता है कितना परसेंट? 15%। और फर्नीचर हुआ आपके पास में या कोई बिल्डिंग हुई आपके पास में, उन सब पर लगता है कितना परसेंट? 10%। कितना लगता है भाई? उन पर लगता है 10%। और प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार वगैरह पर लगता है 15%, और लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो इसका ध्यान रखना आप। तो आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आप थोड़ी सी पहले ही कर लें साइड के अंदर, ज्यादा बेटर है। कैसे करेंगे भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन? बड़ा सिंपल सा काम है। आप डेप्रिसिएशन पहले तो असेट्स की वैल्यू लिख लीजिए। असेट्स कौन कौन सी भाई? एक तो मोटर कार है भाई, क्या चीज है? एक तो मोटर कार है। ठीक है। एक क्या है? एक है भाई फर्नीचर। एक क्या चीज है? एक है आपके पास है फ्री होल्ड प्रीमिस। तो एक तो इनकी ओल्ड वैल्यू लिख लो, एक इनकी न्यू वैल्यू लिख लो। कितना चेंज आया, प्लस का या माइनस का वो लिख लो, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन की रेट लिख लो और डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख लो। ठीक है भाई। तो देखो समझना, प्लांट एंड मशीनरी पहले मोटर कार की पहले की वैल्यू कितनी थी? पहले थी 31,250 की। ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी? फर्नीचर की वैल्यू थी 5,500 की। ठीक है भाई। फिर फर्नीचर के बाद में फ्री और प्रीमिस की वैल्यू कितनी है? 2,25,000। तो हम केवल उन्हीं की बात करें जिनकी वैल्यू चेंज हुई है, फिक्स असेट्स जिनकी वैल्यू चेंज हुई है। न्यू वैल्यू कितनी भाई? मोटर कार की वैल्यू है 37,200, फर्नीचर की वैल्यू है 5,000 और फ्री और प्रीमिस की वैल्यू है 3,25,000। तो भैया चेंज कितना कितना हुआ देखो, इसका तो चेंज कितना हो गया? 37,200 माइनस 31,250, ये तो हो गया अपने पास में 5,950, प्लस का 5,950 प्लस में चेंज हुआ, बढ़ा है वैल्यू।
एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 37,200 माइनस 31,250, ठीक है भाई, सही है। अच्छा, एक आपके पास है 5,000 था, 5,500 था, 5,000 हो गया तो 500 कम हो गया भाई। और ये 1 लाख, 2,25,000 था, अब 3,25,000 हो गया, तो ये हो गया 1 लाख इंक्रीज हो गया। इन पर रेट की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था प्लांट एंड मशीन पर लगेगा 15%, यानी मोटर कार पर लगेगा कितना परसेंट? 15%। तो ये इसको तो हटाओ, इसको लिख दो यहाँ पर 15%। कितना हो गया भाई? 15%। ये 15% हो गया। इस पर 10% लगेगा डेप्रीशिएशन, इस पर लगेगा 10% डेप्रीशिएशन। तो इस पर 5,950 का 15% हो गया अपने पास में 893, 893, ठीक है भाई। इसका 500 का 10% कितना हो गया? 50 रुपीज। इसका 50 रुपीज है, हो गया। ये माइनस में है, ध्यान रखना। इसका हो गया 10,000, ये प्लस का है। तो प्लस वाले डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो और माइनस वाले डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। माइनस वाला सेविंग हो गया और प्लस वाला जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो कितना हो गया भाई? 10,000 प्लस 893 माइनस 50, 893 प्लस 10,000 और माइनस 50। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो चुकी है शायद अपने पास में, देख लेते हैं। मोटर कार है अपने पास में 31,250 की, ठीक है भाई। मोटर कार होगी 37,500, ओ यहाँ गलती हो गई, 37,500 की है। ये कितने की भाई? 37,500 की है। ओके, यहाँ से हटा देते हैं, तो ये सारा ही हटाना पड़ेगा हमको, तो पूरे को हटा देते हैं। ये हटा देते हैं भाई पूरा, ठीक है। 37,500 की है, 37,500, ठीक है। तो 37,500 माइनस 31,250, तो ये आ गया 6,250, 6,250। मैंने कहा था 15% डेप्रिसिएशन लगेगा इसके अंदर, तो 6,250 का 15% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये हो गया 938, 938। तो हमें क्या करना है? 10,000 के अंदर हमें सबसे पहले 938 को ऐड कर देना है और माइनस कर देना है 50 रुपीज। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल गया 10,888। ये भैया एडिशनल डेप्रिसिएशन है। कहाँ काम आएगा ये? एडिशनल डेप्रिसिएशन से आपके फ्यूचर में लगने वाला डेप्रिसिएशन है ये, तो इससे आपके फ्यूचर के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एवरेज निकालने के बाद जो एडजस्टमेंट होते हैं उन एडजस्टमेंट में ये काम आएगा, ठीक है भाई। इनकी बात कर ली हमने। आगे लिखा फेयर रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर अज्यूम द 1,250 रुपीज पर मंथ, तो फेयर रेम्युनरेशन लेस हो ही जाएगा। मैंने कहा ही था आपको 1,250 रुपीज से। इसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न दिया हुआ है आपका 15%, ठीक है। एक एक चीज की हम बात करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या बात करें? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में क्या कैलकुलेट करें? सबसे पहले हम इसके अंदर प्रॉफिट लिख लेते हैं सारे के सारे। तो भैया पहले का प्रॉफिट था 71,750, 71,750 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना है? 1,16,250, 1,16,250। थर्ड ईयर प्रॉफिट कितना है? 1,65,000, तो ये 1,65,000 हो गया। फोर्थ ईयर प्रॉफिट कौन सा है? फोर्थ ईयर अपने पास है 1,35,500, तो 1,35,500। और फिर अपने पास है 1,41,000। अच्छा, लास्ट ईयर मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 1,41,000 है। पर ध्यान रहे कि हमने जब बात की थी तो हमने कुछ एडजस्टमेंट पढ़े थे एवरेज निकालने से पहले वाले एडजस्टमेंट, उसमें बात की थी हमने कि हमें क्या करना है, हमें कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो होता है उसका एडजस्टमेंट तो करना ही करना है। इसके साथ ही कोई करंट ईयर, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज है उनकी भी बात करनी है। तो यहाँ करंट असेट्स थी अपने पास डेटर्स जो 1,250 रुपीज थे, उसमें से 60 पैसा आपको मिल जाएगा, बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने 12,500 का 40% पैसा जो नहीं मिलेगा वो निकाला था, तो वो 5,000 आए थे। कितने आए थे भाई? 5,000। निकाल लेते हैं, दोबारा निकाल लेते हैं। ये 12,400 का 40% पैसा नहीं मिलेगा, 5,000 नहीं मिलेगा, तो 5,000 मैंने क्या कर देते हैं यहाँ से कम कर देंगे भाई। ये पैसा आपको शिफ्ट
नहीं होगा तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट पर इफेक्ट डालता है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसको हम लिखते हैं, ठीक है यूं चलने दो, इसको यूं करते हैं, ये लिख देते हैं 1,36,000। अब इनको ऐड कर दो भाई सबको, ठीक है। कौन कौन सा पैसा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 71,750 प्लस 116,250 प्लस 1,65,000 प्लस 1,35,500 प्लस 1,36,000, तो ये हो गया 6,24,500, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कैसे हैं, ये कंटिन्यू बढ़ रहे हैं क्या प्रॉफिट, नहीं भाई कंटिन्यू बढ़ नहीं रहे हैं, ये कम ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब आपको यहां पर निकालना पड़ेगा सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज निकालने के लिए यहां पर निकाल दीजिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 6,24,500 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। तो 6,24,500 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 1,24,900 रुपए। अब क्या करें इसके अंदर, अब हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे भाई। एक तो मैंने कहा था एडिशनल एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट होने के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो करने पड़ेंगे। तो इसमें एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल लिया था पहले से, तो वो आपको लेस करना ही पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है भाई, एडिशनल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो चुका है 10,888। और क्या क्या चीज है इसके अंदर, डेटर्स की हमने बात कर ही चुके थे, वो पहले ही बात हो चुकी है हमारी। एक इसका फेयर रेम्यूनरेशन भी है, क्या है भाई इसका फेयर रेम्यूनरेशन, वो कितना है भाई, वो है 1,250 रुपीज पर मंथ। तो ये हो गया भाई फेयर रेम्यूनरेशन 1,250 मल्टीप्लाई 12, तो 1,250 मल्टीप्लाई 12, 15,000 रुपये हो गए भाई, ठीक है। और कोई चीज, और अच्छा एक चीज और बच गई, यहां पर अपने पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी थे, वो हमने लेस किए ही नहीं, तो भैया वो करो पहले लेस, तभी पार पड़ेगी इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारे पास में 15,000 रुपीज। एक इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी थे, कौन से थे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास में कौन कौन से, हमारे पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे ये 50,000 रुपीज थे। इस 50,000 रुपीज पर 6% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है। तो 50 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड कितना है 50,000 का, 50,000 का 6%, तो 50,000 का 6% कितना आ गया, ये आ गया 3,000, तो ये भी लेस कर दिए 3,000, तो कितना बच गया 1,24,900 माइनस 10,888 माइनस 15,000 और माइनस 3,000, तो ये आ गया आपके पास में 96,012 रुपीज। ये आ गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया भाई हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बाद में हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमें निकालना पड़ेगा इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर आ नहीं पाएगा, अपन एक नया पेज ले लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गया। क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन हमारे पास में, यहां से वापस लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं यहां पर। अब यहां निकाल लेते हैं अपन क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने कहा था, अब एक ही बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो हमारा निकलेगा यहां पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या कहा था मैंने, असेट्स लिख दीजिए आप। असेट्स कौन कौन सी आएगी, तो असेट्स देखिएगा, और अच्छा रियलाइजेबल वैल्यू की असेट्स आएगी, ध्यान रखना। फ्री होल्ड प्रीमियज है, फ्री होल्ड प्रीमियज कितने की है भाई, फ्री होल्ड प्रीमियज है अपने पास में, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 3,25,000,
3,25,000 आ गई। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर था हमारे पास में रियलाइजेबल वैल्यू का 5,000 रुपीज का, तो 5,000 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर हमारे पास में क्या है? मोटर कार है, तो मोटर कार की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी? वो थी 37,500, तो 37,500 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर फिर हमारे पास में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में कोई चेंज हुआ नहीं था, तो इन्वेंट्री एज इट इज वैसे की वैसे लिख दीजिए। कितनी है? 49,500 की, 49,500। फिर हमारे पास में इन्वेंट्री के बाद में डेटर्स हैं। डेटर्स कितने हैं भाई? डेटर्स थे तो हमारे पास में 75,000, पर आपको याद हो तो 75,000 के अंदर से 5,000 बैड डेब्ट्स थे, जिसकी हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में बात की थी। तो 5 वहां भी लेस किए थे और यहां भी लेस होंगे, तो बचे कितने के? 70,000। ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है तो वो ले नहीं सकते हैं आप। कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड है अपने पास में 36,250 रुपीज। 36,250 रुपीज। फिर हम इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज लेस करेंगे? एक तो करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये तो भैया कर दो आप ट्रेड क्रेडिटर्स। कितने ट्रेड क्रेडिटर्स? ट्रेड क्रेडिटर्स थे अपने पास 50,000 रुपीज। इसके अलावा हमारे पास में इसमें इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो वो लेस कर दीजिए। तो इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स दिया हुआ है आपके पास में 37,500, वो लेस कर दीजिए 37,500। और एक हमारे पास में इसमें लोन फ्रॉम यूटीआई है, लोन फ्रॉम यूटीआई। ठीक है भाई, कितना है? ये हमारे पास में 1,25,000, ये हो गया 1,25,000। ठीक है, यहां तक की बात ओके? तो समझना बात को। और कुछ तो चीज थी नहीं इसके अंदर, हमने लगभग लिख चुका है सब कुछ। तो एड लेस कर लेते हैं। 3,25,000 प्लस 5,000 प्लस 37,500 प्लस 49,500 प्लस 70,000 प्लस 3,6,250 माइनस 50,000 माइनस 37,500 माइनस 1,25,000, तो ये हो गया 3,10,750। क्या चीज आ गई? ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको लेस क्या करना है? इसमें से लेस करना है हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट कितना था? करंट ईयर प्रॉफिट हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ध्यान हो तो आपको 1,41,000 था। 1,41,000 5,000 हमने डेटर्स वाला हटा दिया था, बैड डेट्स, तो बचा था 1,36,000। कितना बचा था भाई? 1,36,000। तो 1,36,000 का हाफ कर दो भाई। कितना कर दो? 1,36,000 का हाफ। तो 1,36,000 का हाफ हो गया हमारे पास में 68,000। 68,000 माइनस कर दीजिए। 68,000 माइनस करने के बाद में 3,10,750 माइनस 68,000, तो ये आ गया 2,42,750। कितना आ गया? ये आ गया आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज ये आ गया आपका क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आया भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? 2,42,750 रुपीज। 2,42,750 रुपीज आपका क्या है? एवरेज कैपिटल है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, फिर क्या करें? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद हो तो। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ये था हमारे पास में
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास में ये रहा ना, 2,42,750 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन थी 15% थी, तो 15% यहां लिख दीजिए और इनटू डिवाइड कर दीजिए किससे? 100 से। तो क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2,42,750 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया अपने पास में भाई कितना? 36,413, 36,413 रुपए, 36,413 रुपीज। ध्यान रखना 36,413 रुपीज आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आ जाते हैं अपन वापस उसी पेज के ऊपर जहां पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट करने के लिए लिखा था हमने क्वेश्चन, तो हम आते हैं पीछे की तरफ, तो हमारा ये निकल गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो आएगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हमने उस पेज पर निकाल लिया। उस पेज पर निकल के आया था हमारा कितना? 36,413 रुपीज। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके अंदर सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको। करना क्या है आपको? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है अपने पास में 96,012 रुपीज माइनस 36,413, तो कितना आ गया भाई? ये हमारे पास में आ गया, माइनस कर देते हैं इसको, 96,012 माइनस 36,413, तो ये आ गया आपके पास में 59,599। क्या चीज है भाई? ये है आपका क्या? सुपर प्रॉफिट। ये भैया सुपर प्रॉफिट आ गया आपका। इसमें गुडविल कैलकुलेशन कहा नहीं था, इसमें तीन चीजें पूछी थी, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह के इलस्ट्रेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। पहले जो मैंने बताए थे वो कंसेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।